आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। नए वर्ष में आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है इजराइल और फिलिस्तीन को लेके। इस टॉपिक को बीपीएससी मेंस, बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। साथ ही यह टॉपिक हमेशा करंट अफेयर्स में बना रहता है। तो ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक रिलीवेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग टॉपिक को शुरुआत करें। उसके जो टॉपिक का नाम अगर आप देखिए, जो हम लोग के द्वारा जो हम लोग रखे हैं, उसका नाम है वन लैंड थ्री फेथ्स, यानी एक जमीन है। यानी जो इजराइल फलस्तीन की जो लड़ाई है, वो लड़ाई कौन सी है? तो अगर आप देखिएगा इतिहास के पन्नों में, अगर आप देखिएगा तो बाइबल में एक चर्चा किया गया है, उसका नाम है प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है। तो हमेशा जो जो आप कह सकते हैं ज्यूस जो बात करते हैं, जो यहूदी बात करते हैं, वो प्रोमिस लैंड की करते हैं। आगे जाकर और इसको डिटेल चर्चा करेंगे। ये जो प्रोमिस लैंड है, इस लैंड को अगर आप देखिएगा मैप में, तो यहाँ पर आपको वर्तमान इजराइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुछ एरिया सीरिया, लेबनान इत्यादि का आपको आएगा। ठीक है। यह जो प्रोमिस लैंड का कंसेप्ट है, जो यहूदियों के जो आप कह सकते हैं फेमस जो मैसेंजर हुए अब्राहम, उनके द्वारा भी दिया गया है, या उनके गॉड जो है याहवे नाम है उनका, उनके द्वारा भी दिया गया है। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है इसमें आपका है। ठीक है। अब है थ्री फेथ्स। थ्री फेथ्स की बात जब आएगी तो सबसे पहला फेथ क्या होगा? सबसे पहले होगा क्रिश्चियनिटी, सेकेंड में होगा आपका जुडाइज्म, थर्ड जो है आपका इस्लाम। ठीक है। यानी ये तीन रिलीजन के बीच का आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, और इंड्यूरिंग इन्फ्लिक्ट, यानी ये लंबे समय से यह कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। अब हम इन लोग इसको बारी बारी से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस कोशिश करेंगे कि इतिहास के उस पन्ने तक आपको ले जाए, वहाँ तक ले जाए जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें आप इस टॉपिक को जब आप पढ़िएगा तो रिलीजन का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, द फैमिली ऑफ अब्राहम ए कॉमन एंसेस्टर डाइवर्जेंट पाथ। सबसे पहले अगर हम आप तीनों रिलीजन के बारे में आपको बेसिक बात अगर बताएं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, तीन रिलीजन है, जुडाइज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, और एक रिलीजन हो गया इस्लाम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुडाइज्म जो है सबसे पुराना धर्म है। इन तीनों में सबसे ओल्डेस्ट आपका धर्म है। अगर आप जुडाइज्म जो है लगभग जो है 1800 बीसी के आसपास इस रिलीजन का जो है ओरिजिन हुआ। क्रिश्चियनिटी आपको पता है कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है वहाँ से काउंट किया जाता है, तो 4 बीसी, या आप कह सकते हैं कि क्योंकि उनके बर्थ से ही माना जाता है बीसी और एडी का, तो कहीं पर आपको 4 बीसी, कहीं पर जो है 0 ईस्वी आपको देखने को मिलेगा। इस्लाम आपको पता है कि 7th सेंचुरी में आया, यानी ये इन तीनों में सबसे नया धर्म आपका इस्लाम है। अब ये तीनों जो धर्म है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लाम, सभी का रिलेशन आपको अब्राहम से देखने को मिलेगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं किस तरीके से। उसी तरीके से अगर आप चर्चा कीजिएगा पॉपुलेशन का, तो जुडाइज्म पूरे अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिएगा मात्र 1.5 करोड़ लोग इसको मानते हैं। क्रिश्चियनिटी अगर देखिएगा तो 240 करोड़ लोग इसको मानते हैं। इस्लाम लगभग 190 करोड़ लोग मानते हैं। ठीक है। तो जुडाइज्म जो है लगभग 0.02% पॉपुलेशन के द्वारा मात्र जो है माना जाता है। 31% पॉपुलेशन लगभग जो है क्रिश्चियनिटी का है, और 25% के अप्रोक्सीमेट जो है आपका इस्लाम का है। ठीक है। दुनिया में मात्र एकमात्र कंट्री जो है इजराइल जो है वो जुडाइज्म को फॉलो करता है। लगभग 125 से ऊपर कंट्री हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और लगभग 49 कंट्री हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम लोग इनके जो और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर वापस उस टॉपिक पर जाएंगे। अब देखिए अब्राहमिक जो रिलीजन्स है, अब्राहम कौन थे वो हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों रिलीजन में अगर आप व्यूज ऑफ गॉड, यानी तीनों रिलीजन में भगवान कौन है इसके बारे में, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए। ये जो आपका रीजन है, चाहे वो सऊदी अरेबिया का रीजन देख लीजिए, ठीक है, या आप इजराइल का देख लीजिए, जॉर्डन का देख लीजिए, या फिर आप जो है पैलेस्टीन का रीजन देख लीजिए, ये सभी रीजन ऐसे हैं जो रिसोर्स स्कार्सिटी वाले रीजन हैं।
वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव सोर्स नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है, जहाँ भी आपको उस तरीके का रिसोर्स नहीं मिलेगा, वहाँ जो भी रिलीजन्स आपको देखने को मिलेंगे उनका ज्योग्राफी का उन पर इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, अब कैसे रहेगा इम्पैक्ट, जैसे आप इस्लाम को देखें, इस्लाम में जहाँ पर आप देखिए मक्का मदीना में ये डेवलप हुआ सऊदी में, तो वहाँ आप देखिए कि है क्या कि वहाँ उस रिलीजन में आपको वायलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपको, क्योंकि सिर्फ प्रीचिंग के साथ साथ वार भी होते थे इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप खाने का देखिएगा, क्योंकि तो नॉनवेज देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ उस तरीके के आपको प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस्लाम में देखें जो है क्लॉथ में देखिए कि आपको बुर्का देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस क्लो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो है सैंड का है। यानी जहाँ जो ज्योग्राफी होता है उसका इम्पैक्ट उस रिलीजन पे पड़ता है। अब देखिए ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन जो है आपका उस तरीके का रीजन है जहाँ पर कि शुरुआत में ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक था। ट्राइबल पॉपुलेशन कहने का मतलब कबीला आप कह सकते हैं। होता क्या था कि जब ऐसे जगह पर सेटलमेंट अधिक होगा जहाँ एग्रीकल्चर मेन सोर्स होगा, क्योंकि वहाँ क्या होता था कि लोगों को घूमना पड़ता था अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो अलग अलग कबीला थे। ठीक है, अलग अलग कबीला थे। तो अब कबीला का अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो उसमें क्या है कि वो शुरुआत में उनको जिस चीज़ से या तो ज़रूरत पड़ेगा या जिस चीज़ से भय लगेगा उसको वो लोग गॉड मान लेते थे। जैसे पानी की ज़रूरत हुई तो उसको, या पानी से खतरा हुआ तो गॉड मान लिए, फायर से खतरा फील होगा तो उसको गॉड मान लेंगे। तो शुरुआत में जो रिलीजन्स था उस रीजन में भी उसको पोलीथीज्म कहते हैं। ठीक है, तो जब ये अब्राहम, जिनका के नाम हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अब्राहिम ने क्या किया, ये सभी रिलीजन, अब्राहिम जो है आप ध्यान रखिएगा, तीनों रिलीजन के कॉमन में से मतलब मैसेंजर माने जाते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों रिलीजन में दो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैसेंजर और प्रोफेट। प्रोफेट उसको बोलते हैं जो भगवान का जो दिया हुआ मैसेज है, जो गॉड का दिया हुआ मैसेज है, उसको स्प्रेड करते हैं और प्लस गुड कंडक्ट रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेट। लेकिन मैसेंजर वो है जिसको गॉड ने खुद जो है नॉलेज जो है ट्रांसमिट किया है, रिवील किया है, तो उसको बोलते हैं मैसेंजर। तो ये अब्राहिम क्या थे, एक मैसेंजर के रूप में थे, भगवान के एक मैसेंजर के रूप में थे। ठीक है, और इन्होंने इस बात को फोकस किया कि हमको यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि उन चीज़ों को समाप्त करना है, यानी पॉलीथीज्म जो है उसको समाप्त करना है। ठीक है, पॉलीथीज्म को के आप कह सकते हैं कि ये समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉलीथीज्म समाप्त किया जाएगा, साथ ही जो आपका जो आइडोलेट्री है यानी जो मूर्ति पूजा है उसका भी विरोध इनके द्वारा किया गया था। यानी ठीक है, तो मूर्ति पूजा को आप कह सकते हैं कि इसमें समाप्त किया गया। तो ये तीनों जो धर्म आपको देखने को मिलेगा, जूडाइज्म वहाँ भी मोनोथीज्म देखने को मिलेगा, यानी सिंगल गॉड। उसी तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में मोनोथीज्म है लेकिन ट्राइनिटी का कंसेप्ट है। ट्राइनिटी कहने का मतलब हुआ गॉड, सन एंड होली स्पिरिट, ये तीन का आपको यहाँ पर कंपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस्लाम मोनोथीज्म। अब होता क्या, जैसे आप हिंदू धर्म में भी देखिएगा, शुरुआत में जो आपका 1500 BC के आसपास जो है जिस समय आप वहाँ कह सकते हैं कि जुडाइज्म था, तो इंडिया में अगर आप तुलना कीजिएगा तो वहाँ पर आपको हिंदुइज्म आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भी शुरू में देखिए कि पॉलीथीज्म था, बहुत सारे देवता थे। उपनिषदिक पीरियड आते आते वहाँ भी आपको ब्रह्म का कंसेप्ट मिलेगा, और वहाँ भी इस बात के मिलता है कि ब्रह्म ही सत्य है। तो उसी तरीके से यहाँ जो है आपका मोनोथीज्म के तरफ जो है, इसमें किनका इंपॉर्टेंट रोल था, अब्राहम। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से जो की फिगर है जूडाइज्म के जो मेन फिगर है उनको मोसेस या मूसा बोलते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, और आपको इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद। अब यहाँ पर जो है जीसस का तीनों रिलीजन में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। उसमें टीचर के रूप में देखा जाता है जूडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ गॉड के रूप में देखा जाता है, और इस्लाम जो है ईसा मसीह को जो है, जीसस को जो है इम्पोर्टेंट प्रोफेट के रूप में देखता है। ठीक है, अब तीनों धर्म का अगर एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको
तनाख या हिब्रू बाइबल्स कहते हैं या ओल्ड टेस्टामेंट, तीनों नाम जो है आपको कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तनाख या हिब्रू बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में ओल्ड और न्यू जो टेस्टामेंट है दोनों को माना जाता है, दोनों को कंबाइंड जो है बाइबल। यहाँ इस्लाम में आपको कुरान को भी पवित्र माना गया है। तोरा एक वर्ड है, तोरा। तोरा देखिए क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। तोरा जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें 24 बुक है, 24 बुक है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो उसमें से जो 5 बुक है, शुरुआत का जो 5 बुक है, ठीक है, उसको जो है मूसा के द्वारा जो है लिखा गया था, उसको तोरा बोलते हैं। उसको ये जो है इस्लाम भी एक्सेप्ट करता है या उसको मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और है चीज़ है गॉस्पेल। गॉस्पेल क्या है, आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपका जो प्रीचिंग दोबारा जो ईसा मसीह जब आते हैं, ठीक है, रिसरेक्शन के बाद, तो जो है तो वो जो प्रीचिंग देते हैं उसको गॉस्पेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर आपको रहेगा, तो ये तीनों चीज़ को जो है इस्लाम में माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस बात के लिए अभी तक हम लोग चर्चा कर लिए कि तीनों रिलीजन्स का क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से आपस में डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग यह देख लिए कि दोनों का किस तरीके से जो है एक्रोस पॉपुलेशन किस तरीके से है और उसका स्प्रेड किस तरीके से। उसके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब्राहम के बारे में अभी तक आप यह जान गए कि किस तरीके से इन्होंने जो है मोनोथीज्म को प्रमोट किया, आइडोलेट्री को मना किया, ये सारे चीज़ को आप देख लिए। अब देखिए कि अब्राहम के बारे में थोड़ा और आपको जानना होगा कि ये इनकी इब्राहिम या इब्राहिम जो बोलते हैं, इनका जो है 2 से अधिक सन था, लेकिन हमारे ये क्लास के लिए, हम लोगों के लिए 2 जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक है इस्माइल, दूसरा है आइजक या इसाक। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है ये हम लोग जो है देखते हैं कि देखिए इनका जो अब्राहम के पुत्र जो हुए वो हुए आइसक, और आइजक भी बोलते हैं और इसाक भी बोलते हैं। और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था याकूब या जैकब भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को इजराइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको नाम पता चल रहा है कि किस तरीके से इजराइल का जो है संबंध यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली में है क्या कि जैकब को जो है 12 सन हुए, यानी 12 जो है पुत्र हुआ, और यही जो पुत्र है उस रीजन में अलग अलग यानी 12 ट्राइब्स इन्हीं के नाम से हुआ। ठीक है, और इसमें से जो है जो सबसे फेमस जो सन हुए उनका नाम था यहूदा या जूडा। ठीक है, तो यहूदा से हो गया यहूदी और जूडा से जुडाइज्म। ठीक है, तो हम लोग यह ट्रेस कर पा रहे हैं कि अब्राहम से किस तरीके से संबंध है इजराइल या यहूदियों का। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो जुडाइज्म है या इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी है, तीनों कॉमन परंपरा यानी अब्राहमिक जो प्रिंसिपल्स है उससे कनेक्टेड है। जिस तरीके से आप देखिए कि जैसे कि वैदिक जो रिलीजन्स थे, ठीक है, उसी में देखिए हिंदुइज्म भी है, उस बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी, तो यानी कि कॉमन फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। उसी तरीके से वहाँ पर जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और बहुत सारे चीज़ें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तभी उससे रिलीजन होता है। तो आप जिस तरीके से यहाँ हिंदुइज्म में देखते हैं उसी तरीके से आप वहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक चीज़ और कहा जाता है। ठीक है, वो है अब्राहम को ये कहा गया है कि वो फादर ऑफ द फेथ है। ठीक है, फादर ऑफ द फेथ। अब्राहम के बारे में ये कहा जाता है कि यह अटूट विश्वास रखते थे आपका गॉड में। ठीक है, गॉड ने जो चीज़ कहेंगे उनके थे। तो इनसे कुछ जो स्टोरी फेमस है वो हम लोग बताते हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो है इस्माइल के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है, इस्माइल के बारे में ये कहा जाता है कि जो है एक जब अब्राहम को जो है एक स्वप्न आया, और स्वप्न में ये जो कहा जाता है
कि गॉड जो अल्लाह के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका जो सबसे प्रिय पुत्र है, प्रिय जो चीज़ है उसको सैक्रिफाइस करने के लिए। तो बिना जो है अब बिना बेहिचक किसी भी तरीके का सोच किए हुए एकदम जो कहते हैं कि कंप्लीट बिलीफ गॉड पर करते हुए जो है अब्राहम का सबसे प्रिय पुत्र जो है इस्माइल, ये जो है आपका जो अभी हम बता रहे हैं इस्लाम के अनुसार, यही चीज़ जो है क्रिश्चियनिटी में आपका अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सैक्रिफाइस करने के लिए चले जाते हैं, इस्माइल भी जो है आपका स्वेच्छा से चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जब जाते हैं उनको आप कह सकते हैं कि बलि देने के लिए, तो जो चाकू का यूज होता है उससे के वो कट नहीं पाता है। उसी समय आप कह सकते हैं कि जो एंजल प्रकट होते हैं और उसको स्लॉटर करने से यानी मारने से रोक दिया जाता है। और आप कह सकते हैं कि गॉड को यह विश्वास हो गया कि यह अटूट विश्वास जो है उसमें रखता है। और फाइनली होता क्या है उसमें जो है आपको कि एक सीप जो है या भेड़ जो है उसका एक बलि पड़ता है। इसी स्टोरी पर आपको जो है बकरीद का भी स्टोरी आपका बना हुआ। ये जो आप देखिए होता क्या है, चाहे इस्लाम देख लीजिए या उसमें देख लीजिए, एक कंसेप्ट है कि देखिए हुआ क्या है तीनों रिलीजन में। देखिए एडम या आदम, ठीक है, इस्लाम में आदम बोलते हैं और उसमें आपका एडम बोलते हैं। एडम ऑफ ईव का आप कहानी जानते होंगे। कहा यह जाता है कि एडम और ईव जो है पहले स्वर्ग में थे और उस समय यह निर्देश दिया गया था कि आप स्वर्ग में रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन एक वर्जित फल था जिसको कि टेस्ट नहीं कर रहा था, प्रोहिबिटेड फल था। और उसमें यह कहा गया ईव ने टेम्पटेशन कराया एडम को और एडम ने, दोनों ने वो फल चखा और वहाँ पर यह जो है आप कह सकते हैं कि या सजा कहिए या एक आदेश दिया गया कि आपको धरती पर जाना है और वहीं पर आपको अपने मेहनत से आपको अर्न करके कमा के आपको जीविकोपार्जन करके वहाँ रहना है। अब तब से जो है जो आप कह सकते हैं एडम और ईव के ही सारे जो मनुष्य हैं वो आप कह सकते हैं उन्हीं की अगली पीढ़ी है। तो इसको मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है, मुक्ति मतलब फिर से जो है फिर से स्वर्ग में जाए। तो इसमें एक तरीका जो है, एक तरीका रहता है कि जो है एक बलि का भी एक तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो शिव का भी रहता है जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको, ताकि जो सबसे प्रिय चीज़ है जो सबसे शुद्ध आत्मा है उसका अगर बलि पड़ेगा तो उसका जो आप कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण वो आत्मा आप कह सकते हैं रिलीज हो सकता है, या उस तरीके की चीज़ कह सकते हैं कि जो है आप जिस तरीके से हिंदू धर्म में देखते हैं कि जीवन मृत्यु के साइकिल से निकलना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट है कि वहाँ से फिर मुक्ति मिलेगा। खैर इसमें भी अलग अलग तरीके का कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि आप अगर इस्लाम में देखिएगा तो वहाँ पर कंसेप्ट है डे ऑफ जजमेंट। यानी जैसे कि देखिए इस्लाम में क्या होता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी उनको दफनाया जाता है और फिर उसमें एक कंसेप्ट है कि डे ऑफ जजमेंट पर फिर उठेंगे सब लोग और जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको स्वर्ग या नरक जो है जहन्नुम या जो है आपका दिया जाएगा स्वर्ग। तो ये कंसेप्ट है। उसी तरीके से एक एटोनमेंट का कंसेप्ट है इस्लाम में। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि ईसा मसीह का बलि जो है उन्होंने अपने प्राणों की जो है, क्योंकि वो कहा यह जाता वो तो भगवान थे, उनको कौन मार सकता था, तो उसमें था कि वो इसलिए जो है क्रूसीफाई हुए थे कि उनके जो सेक्रीफाइस के कारण बहुतों जो ह्यूमैनिटी का है जो है आप कह सकते हैं कि वो अचीव कर सके यानी मुक्ति मिल सके, लेकिन वो नहीं हो सका है। इसीलिए ईसा मसीह के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुनः जो है जन्म लेंगे। ये ऐसा ईसाइयों का बिलीव है, ये ऐसा रिलीजियस बिलीव है। खैर ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक समझ गए कि किस तरीके से इस्माइल जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, या उनके बारे में किस तरीके से जो है संबंध है। इसहाक के बारे में आप समझ गए कि किस तरीके से इजराइल जो है जैकब हुए और जैकब के जो पुत्र हुए जो है वह उसमें से 12 सन हुए, 12 में से यहूदा सबसे फेमस हुए, तो उस आधार पे आपका इजराइल का कंसेप्ट बनता है। इस्माइल के बारे में एक और चीज़ है, यही जो इस्माइल के बारे में कहे वहीं अगर आप क्रिश्चियनिटी का देखिएगा तो उसमें यह कहा गया कि इस्माइल का जो है कह सकते हैं बलि नहीं, उसमें इसहाक के बारे में ये बातें कही गई है। ठीक है, तो दो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से कही गई। वहाँ पर भी क्या होता है कि उनकी जो है कह सकते हैं कि
जो इब्राहिम होते हैं दोनों हाथ बांध के ले जाते हैं ये करने के लिए, लेकिन जो चाकू से काटने की कोशिश करते हैं उससे नहीं कटता, उसी के बीच में जो है वहाँ पर कट होते हैं। और फिर ये उनका जो आस्था कह सकते हैं कि वो माना जाता है कि सुप्रीम है, अटूट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है अब्राहिम के बारे में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से जो है ये है। अब्राहम के बारे में एक और स्टोरी आपको बताते हैं कि देखिए दो जो है पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था हजर, ठीक है। इनकी माँ का इस्माइल का, आइजक की माँ का नाम था, ठीक है। तो उसमें जो है आपका जो हजर थी उनके बारे में ये है कि एक बार स्वप्न आता है अब्राहम की कि उनको निकलना है, क्योंकि मैसेंजर का जो ये दिया गया कि उनको ह्यूमैनिटी के लिए जो है मैसेज आया उनको पहुंचाना है। तो उसमें ये कंसेप्ट कहा जाता है कि इस्माइल उस समय जो है बहुत ही छोटे थे, ठीक है। इस्माइल बहुत ही छोटे थे। तो अब हुआ ऐसा कि उस समय आपका मक्का मदीना का ये स्टोरी है जो चलता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि उसमें बहुत छोटे थे, दो आपका पहाड़ है सफ़ा और मरवा, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि रेगिस्तान था तो जो हजर थी इनको पानी नहीं मिलता है, और ये 7 बार बोला जाता है कि 4 बार इधर और 3 बार इधर जो पहाड़ है उसके इर्द गिर्द वो पानी की तलाश में जाती है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो उसमें एक स्टोरी है कि इब्राहिम का जो पैर है वो वहाँ पड़ता है और वहाँ पर पानी का फव्वारा आप कह सकते हैं कि निकलता है, ठीक है। वो जमजम बेल के नाम से जो है इस्लाम में जो है फेमस है, जमजम बेल, ठीक है। तो ये इस्माइल के साथ जुड़ी हुआ। यही एक दूसरा धारणा है कि जो है जो जिब्रियाल जो हैं, जो मैसेंजर आपका इस्लाम में देखने को मिलेगा, वो आए और उनके द्वारा जो है वो कहते हैं पानी का जो है फव्वारा किया गया। तो ये चीज़ें आपको इस्माइल से देखने को मिलेगा जो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपका ये मतलब इस्माइल किस तरीके से लिंक हो रहे हैं, आपका इस्माइल लिंक हो रहे हैं मतलब अब्राहम भी लिंक हो रहे हैं। यानी एक कॉमन व्यक्ति जो है, कॉमन जो मैसेंजर हैं वो किस तरीके से आपका यहूदी धर्म से भी रिलेटेड है और इस्लाम धर्म से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है। वहीं जो है उसी समय एक और चीज़ फेमस है अब्राहम के बारे में कि जो काबा है वर्तमान में, देखिए कि एक जगह जो जब कोई मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ जो काबा भी जरूर जाते हैं, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वो अब्राहम के द्वारा ही वहाँ पर उन्हीं के समय में एक पत्थर रखा गया था काबा में, ठीक है। वो उसके बारे में ऐसा मतलब है कि वो एक उल्का पिंड टाइप से जो ऊपर से गिरा था उसको वहाँ प्रिजर्व किया गया, जो भी आपका मक्का के पास में है, ठीक है। तो जब कोई मक्का जाते हैं अपने हज की यात्रा पर तो काबा भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इतना जो स्टोरी है इसके कहने का मेरा मीनिंग यह है कि अब्राहम वो कॉमन लिंक है जिनका कि संबंध जुडाइज्म से भी है, यहूदी धर्म से भी है और आपका इस्लाम धर्म से भी है। और किस तरीके से इस्लाम धर्म, किस तरीके से यहूदी से इस्लाम धर्म आगे ईसा मसीह करेंगे वो हम लोग आगे की स्टोरी में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे से देखिए, यह मेन पॉइंट है जेरूसलम का। और हमेशा जो न्यूज में आप डिस्प्यूट देखते हैं आपको ये हम सारे चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न वॉल, अलास्का मॉस्क, चर्च ऑफ होली सेपुल्चरे, डोम ऑफ द रॉक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर आपको मिलेगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वेस्टर्न वॉल है क्या, क्योंकि देखिए कुछ तो जेरूसलम में है कि वहाँ पर ईसाई भी, वहीं पर आपका इस्लाम भी और वहीं पर आपका यहूदी भी अपना जो है आप कह सकते हैं अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो वहाँ तीनों धर्म का आप जेरूसलम एक ऐसा जगह है जहाँ से 3 मेजर रिलीजन का आप कह सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट है, या वहाँ से उनके मेजर जो केंद्र है। उसी तरीके जैसे किस तरीके से हिंदुइज्म में आप देखिए कि बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ठीक है, इन चीज़ों का एक सर्टेन रीजन से इंडिया में संबंध रहा, उसी तरीके से वहाँ भी उन चीज़ों को रहा। तो उसके कारण क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेस्टर्न वॉल के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए क्या है कि ये बहुत ही जूइश जो प्रेयर के लिए बहुत ही होली ये माना जाता है। तो अब हम लोग ये
एक अवशेष है सेकेंड टेम्पल का, हमेशा सुनिएगा सेकेंड टेम्पल, यानी कहने का मीनिंग है कि अगर कोई सेकेंड टेम्पल है तो फर्स्ट टेम्पल था। ठीक है, तो हुआ देखिए ऐसे था कि जब शुरुआत में क्या हुआ ना, एक इजराइल के जो राजा हुए उनके द्वारा एक जो है फर्स्ट राजा उनके हैं सोलोमन। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल जो है किंग सोलोमन के द्वारा जो है आपका बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है ना कि एक में आप कह सकते हैं कि जो सौल राजा हुए जो इजरायली किंगडम का स्थापना किए, लगभग आपका पीरियड जो है एक 1000 के आसपास, और इनके पुत्र हुए डेविड, और डेविड के पुत्र हुए आपका सोलोमन। ठीक है, सोलोमन क्या किए कि एक मंदिर बनाए जिसको कि फर्स्ट टेम्पल कहा गया। ठीक है, ये बात है आपका लगभग जो है आप कह सकते हैं कि ये 970 से 931 BC का बीच का पीरियड है इनका सोलोमन का। ठीक है, तो इसके बीच में आपका फर्स्ट टेम्पल का निर्माण हुआ है, यानी जो पहला टेम्पल है यहूदियों का वहाँ पर जेरूशलम वाला जो है उसका वहाँ पर निर्माण कराया जाता है। अब सोलोमन इजराइल के यहूदियों के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही लोकप्रिय शासक के रूप में रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही आपका ये मंदिर बनता है उसका बाद जो है बेबीलोनियन एम्पायर के द्वारा जो है एक्सपेंशन किया जाता है, और 586 ईस्वी BC में जो है आपका 586 BC में क्या होता है कि बेबीलोनियंस के द्वारा जो है उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। अब इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मंदिर का कुछ भी नहीं शेष बचा है। फिर जो है वहाँ पर पर्शियन एम्पायर आता है। ठीक है, आर्किमेनियड एम्पायर जिसको भी बोलते हैं। तो पर्शियन एम्पायर के समय क्या होता है, वो फिर से उस जो आप कह सकते हैं टेम्पल है उसको निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और फिर से रोमन एम्पायर के समय उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसमें टाइटस करके एक राजा हुआ 70 AD में, उस समय मंदिर को फिर से तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ा जाता है सेकेंड बार तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसका एक दीवार जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, अब वो जो दीवार बचा हुआ है उसी को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि अगर मंदिर अगर टूट गया तो इसमें इतना क्या खास है या क्या स्पेशलिटी है कि इस मंदिर यहूदियों के लिए उतना फेमस है, तो ये कहानी आपको जानना चाहिए। इसमें देखिए एक कहा जाता है कि होली ऑफ दी होलीज, होली ऑफ दी होलीज जो है ये यहाँ पर इसको कहा जाता है, ये आपका प्लेस ऑफ टेम्पल है। ये मंदिर का वह हिस्सा है जहाँ की 10 कमांडेंट्स, अब बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, 10 कमांडेंट्स जो है प्रिजर्व करके रखा गया था। देखिए हुआ क्या था कि एक इनके जो फेमस मैसेंजर हुए उनका नाम था मूसा। ठीक है, मूसा के बारे में ये कहा जाता है कि मूसा का जो जन्म है वो आपका इजिप्ट में हुआ। ठीक है, और उस समय उनको वहाँ जो भी आप कह सकते हैं कि जो इजराइलाइट्स वहाँ रह रहे थे उन सबको हिब्रू कहा जाता था। ठीक है, वहाँ के राजा को फरवा कहा जाता था, और वहाँ के जो किंग है उनके द्वारा यह आदेश दिया गया कि जितना भी हिब्रू जो बॉयज है उनको किल कर देना चाहिए। ठीक है, ये आदेश दिया जाता है। अब होता क्या है कि जब ये मूसा जो है जो मैसेंजर है के रूप में माने जाते हैं यहूदी धर्म में, वो उस समय छोटे थे और उनकी माँ जो है उनको लेके भागती है और एक नदी में जो है आपका रिवर में फ्लो कर देती है। अब देखिए यहाँ कहानी इस तरीके से है कि जो राजा फरवा है उन्हीं की परिवार में जो है उन्हीं की वाइफ के द्वारा जो है ये बच्चा जो है पाल पोस के रखा जाता है। यह बताया जाता है कि यह नदी में मिला है क्योंकि बहुत ही चमत्कारी बच्चा या कह सकते उस तरीके से चमक था। तो आप कहानी यह देखने को मिलेगा कि जो राजा मारना चाहते थे उन्हीं के घर में जो है राजा मूसा जो है आपका मैसेंजर जो मूसा है वो बड़े होते हैं। अब होता ऐसा है कि मूसा को तो एक्चुअली में अंदर से पता होता है कि वो यहूदी है, और यहूदियों के साथ जो है वहाँ पर बहुत तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। एक बार की घटना है कि एक स्लेव मास्टर जो है जिसको कि मूसा के द्वारा देखा जाता है कि बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है ये यहूदियों के प्रति, तो एक स्लेव मास्टर को ये मार देते हैं, और मारने के बाद क्या होता है ना वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ता है, कहते हैं कि जब वो भाग के जाते हैं तो बीच में उनको जो है एंजल मिलते हैं, ठीक है। उस एंजल फेमस है आपका बर्निंग बुश के नाम से, ठीक है। अब ये जो आपका इसमें ये स्टोरी है कि ये कहा जाता है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस जो जुडाइज्म है उसके जो गॉड होते हैं उनका नाम है याहवे, याहवे। तो यानी याहवे यह कहते हैं कि आपके मैसेंजर के रूप में कि जो वहाँ बर्निंग बुश में जो एंजल आते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि गॉड के जो याहवे इनका आदेश है या उनका मैसेज है आपको कि जाके उन लोगों को जो वहाँ है उनको आपको बचाव करना है, ठीक है। अब क्या होता है, उस मैसेज सुनने के बाद जो है जो मूसा हैं वो वापस जाते हैं इजिप्ट, ठीक है, रिटर्न होते हैं। और रिटर्न होने के बाद राजा के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो इजराइलाइट्स है इनको हमको लेके जाना है, यानी एक्सोडस करना है, यानी इनको लेके हमको जाना है। राजा ये बोलते हैं कि हम किसी याहवे को नहीं जानते हैं और इसलिए वो नहीं मानते हैं। तो फाइनली क्या ऐसा जो है कहा जाता है कि वहाँ पर जो है ये माना जाता है कि याहवे को यह लगा कि यह दिखाना पड़ेगा कि कौन है। तो वहाँ पर 10 प्लेग, भयानक प्लेग होता जहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और फाइनली जो इजिप्ट के राजा हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ से जो मूसा हैं वो बहुत सारे जो है आपका इजराइलाइट्स के साथ जो है वो आपको पता है कि इजिप्ट को अगर क्रॉस करेंगे तो बीच में आपका नदी आएगा, रेड सी क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद वो इस साइड जाएंगे। तो वहाँ पर जिस तरीके से भगवान राम के बारे में स्टोरी है कि जब श्रीलंका जा रहे थे तो बीच में समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो जो है किस तरीके से धनुष का यूज किया गया था, तीर, तो उस समय रास्ता दिया गया था। फिर जो है आप राम सेतु वगैरह की स्टोरी आप जानते हैं। तो वहाँ पर इसी तरीके से हुआ कि यहाँ जो मूसा हैं उनके द्वारा पानी को रोका गया, सारे लोगों को क्रॉस किया गया और जो है सिनाई के पास जो है सारे लोगों को ले जाएगा। जब ये प्रोसेस ख़त्म होता है उसके आगे क्या होता है कि मूसा के द्वारा और भी जब सेकेंड रिलीवेशन होता है उनको और भी जो मैसेज भगवान का आता है तो उसमें वो 10 कमांडेंट्स देते हैं, ठीक है, 10 कमांडेंट्स। उसमें 10 तरीके का निर्देश है, ठीक है। 10 निर्देश में जैसे चोरी नहीं करना चाहिए या अन्य जो रिलीजियस बातें होते हैं उस तरीके की चीज़ें। तो हमारे लिए समझने का क्या ज़रूरत है कि जो वेस्टर्न वॉल है, जो हमारे यहाँ डिस्प्यूट का जो बिंदु रहता है, ये हम लोगों को यह ध्यान रखना। बाकी ये स्टोरी तो आपको समझाने के लिए है कि यह पहला सेकंड मंदिर का अवशेष है, सेकंड मंदिर का अवशेष है जिसको कि फर्स्ट बार जो है सोलोमन बनाए थे, सेकंड बार जो है पर्शियन एम्पायर के समय बना था, लेकिन फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ जो होली ऑफ दी होलीज यानी कि जो कहते हैं जो 10 कमांडेंट्स जो है उसके बारे में यह है कि उसको इंस्क्राइब करके जो 10 जो कह सकते हैं कि जो आप प्रीचिंग्स है उसको पत्थर पर जो है उकेर करके एक लकड़ी के जो है एम्बिट में जो है लकड़ी का बॉक्स में रखा गया था। तो इसीलिए यह यहूदियों के लिए बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि ये मूसा के द्वारा जो 10 कमांडेंट्स फर्स्ट बार दिए गए थे उनको यहीं प्रिजर्व करके रखा गया था। इसलिए आप वेस्टर्न वॉल क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अल अस्का मॉस्क। ये भी देखिए कि बार बार रिसेंटली जो आप 2021 वगैरह में देख रहे होंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ भी आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अल अस्का मॉस्क क्यों फेमस है ये हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए कुरान में तो उस तरीके की बात नहीं है कि, लेकिन जो है तोरा, तो जो है तोरा किसको बोलते हैं, तोरा उसको अथी सॉरी तो आपका उस जो हदीथ है, हदी है, उसमें जो है उस तरीके की बात कही गई है कि जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनके द्वारा एक नाइट जर्नी किया गया 621 ईस्वी में, ठीक है। उसमें इस तरीके की बात जो है कही गई है कि प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा क्या होता है कि मक्का से वो सबसे जो फारदेस्ट मॉस्क है, ठीक है, मक्का से जो सबसे दूर का जो मॉस्क है वहाँ पर उनके द्वारा नाइट आप कह सकते हैं कि हदीथ में इस बात का चर्चा है, ठीक है। वहाँ पर होता क्या है ना कि एक घोड़ा का भी नाम फेमस है, बुराक हॉर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 2 तरीके का आपको जर्नी मिलेगा कि मक्का से एक
जाते हैं, आपका जो सबसे दूर का जो मॉस्क है वहाँ तक जाते हैं, और फिर सेकेंड जो जाते हैं वो वहीं से जाके वो हेवन जाते हैं और वहाँ पर गॉड से मिलते हैं और फिर जो है वापस आते हैं। तो इसको जो है नाइट जर्नी जो है आपको कहा गया है। ठीक है, तो प्रोफेट मोहम्मद का 621 ईस्वी में जो है आपका जो नाइट जर्नी है। अब यहाँ पर अल अस्का मोस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जो नाइट जर्नी का जो पहला पार्ट है जिसको कि इसरा बोलते हैं, जो सबसे दूर का जो मॉस्क जहाँ तक वो गए थे वो ही मॉस्क था अल अस्का मॉस्क। ठीक है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम लोग आके फिर से देखते हैं कि ये जो मॉस्क है अल अस्का मॉस्क जो है ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद जो है जब नाइट जर्नी किए थे तो यहाँ पर ही वो अपने नाइट जर्नी के दौरान आए थे। अब यहीं पर एक चीज़ कहा जाता है कि जब बुराक घोड़े पर जो है सवार होके जो है वो जो प्रोफेट मोहम्मद गए थे, तो यहाँ पर एक ये जो आपको डोम ऑफ द रॉक जो देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, अल अस्का मॉस्क किधर है और ये डोम ऑफ द रॉक है। बहुत लोग इसको जो है समझ जाते हैं मॉस्क, ये डोम ऑफ द रॉक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है ब्लैक कलर का, और उसी पर जो है आप कह सकते हैं स्टैंड करके जो है प्रोफेट मोहम्मद हेवन के तरफ कूच किए थे। तो इसीलिए डोम ऑफ द रॉक भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अल अस्का मॉस्क भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर एक आपका डोम ऑफ द चैन भी है, डोम ऑफ चैन। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिए, ये इसके जस्ट बगल में है। ठीक है, जो डोम ऑफ द रॉक है उसके बगल में है। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है, ये देखिए दोनों रिलीजन के लिए फेमस है। डोम ऑफ द चैन की अगर आप बात कीजिएगा, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं डोम ऑफ द चैन की चर्चा। ठीक है, डोम ऑफ चैन, उसके बारे में यह चर्चा है कि देखिए इस्लाम में जैसे हम बताएं कि डे ऑफ जजमेंट का जो है बातें कही जाती, तो कहा यह जाता है कि जब डे ऑफ जजमेंट होगा तो उस दिन जो भी आप कह सकते हैं इस चैन को क्रॉस कर लेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, और जो क्रॉस नहीं करेंगे वो नर्क में रहेंगे। ये बातें इस्लाम के हिसाब से है। वही जुडाइज्म में क्या कहता है कि ये जो डोम ऑफ द चैन है वहां पर उनके जो किंग सोलोमन थे वो बैठ के न्याय करते थे। ठीक है, तो ये दो इंटरप्रिटेशन, यानी डोम ऑफ द चैन जो है वो दोनों रिलीजन के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगी आप देख लिए। यानी आप एक ही तरीके का ये पूरे को जो है टेम्पल माउंट बोलते हैं। माउंट मीन्स चबूतरा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, पूरा चबूतरा देख रहे हैं, इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। आगे हम लोग बताएंगे कि किनके समय में ये सारी चीज़ें बना है। तो तत्काल हम आपको यह बता रहे हैं कि किस तरीके से जो डोम ऑफ चैन है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एक और बिल्डिंग जो है आपको है वो चर्च है ऑफ होली सेपल्चर है। ये क्या होता है ना, ये क्रिश्चियंस धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा यह जाता है कि जब ईसा मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया था, आपको पता है कि ईसा मसीह जो है वो जन्म से क्या थे, यहूदी थे। बाद में उन्होंने जो है एक तरीके से जो ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो ईसा मसीह भी जो है ये जो मंदिर है टेम्पल है आपका, वहाँ आए थे। फर्स्ट टेम्पल जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सेकंड टेम्पल, और जब 12 साल के उम्र में थे तब भी वो आए थे, जब जन्म हुआ था तब भी आए थे। तो ये उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी जब उनको आप क्योंकि उन्होंने जो जुडाइज्म के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स थे या इस मंदिर में जो चीज़ें चल रही थी उसका उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि जब वो वहाँ विजिट किए बाद में तो उनको लगा कि यहाँ पर बहुत तरीके का जो है कोई सिप बांधे हुए है, यानी और गंदगी फैलाए हुए है, पैसे का लेन देन कर रहा है, इस तरीके का चीज़ मिला। तो ईसा मसीह जब वो विजिट करते हैं मंदिर को तो उनके द्वारा साफ किया जाता है, बाकी सबको भगा दिया जाता है। इसके कारण जो आप कह सकते हैं जो यहूदी थे या जो ज्यूस थे वो नाराज थे, जुडाइज्म के जो सपोर्टर थे वो नाराज थे। और फाइनली क्या होता है, उनके द्वारा ईसा मसीह जो भी प्रीचिंग्स दे रहे थे उनका इस तरीके से जो है डिमॉन्स्ट्रेट कराया गया कि यह जो है उस समय आपको ध्यान रखिएगा कि रोमन एम्पायर के अंतर्गत ये उस समय ये जो क्षेत्र चल रहा था, कि उनका ये कहना प्रोजेक्ट किया गया कि ये रोमन साम्राज्य का विरोध करते हैं और ये देशद्रोह कर रहे हैं। फाइनली क्या होता है कि ईसा मसीह को जो है लेके जाया जाता है
अब ध्यान रखिएगा कि जुडाइज्म में एक कंसेप्ट है लोकल पंचायत का, जिसको सर हार्डिन बोलते हैं, ठीक है। उसके द्वारा जो है ईसा मसीह को जो है सजा सुनाया गया फांसी का, क्रूसिफिकेशन का, ठीक है। तो उसमें ये बातें कही जाती है कि अगर इस तरीके का सजा है तो उनको राजा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। राजा संजोग से उसमें जेरूसलम में ही थे, उनके द्वारा जो है गवर्नर है उनके पास भेज दिया गया। गवर्नर के पास जब ये रोमन गवर्नर के पास जब ये जाते हैं, पायलट नाम था उनका, तो पूछते हैं कि आपके द्वारा ये कहा जाता है कि आप रोमन साम्राज्य से के साथ हैं या विरोध में। तो उनका कहना था कि हम सत्य के साथ हैं। फिर उसका ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप उसके राजा हैं रोमन साम्राज्य के, तो ईसा मसीह कहता है ये तो आप अभी जस्ट कह रहे हैं। तो इस तरीके की बातें होती है। और फिर जो गवर्नर होते हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरीके से क्रूसिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर नियम यह था कि अगर जो गवर्नर है वह भी ये फैसला सुनाते तो उनको जो लोकल पंचायत था, आप कह सकते हैं, उनका सहमति की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें जब हुआ तो आपको पता है कि वहाँ पर कौन लोग थे, यहूदी यानी कि जुडाइज्म वाले ही लोग थे, जिनको कि टेम्पल से हटाया गया था, वही नाराज बैठे हुए थे। उन्हीं के द्वारा जो है पकड़ के ये सारा चीज़ किया गया था। तो वो एग्री नहीं होता और फाइनली जो है उनको बहुत ह्यूमिलिएट करके ईसा मसीह को जो है आप कह सकते हैं कि उनको क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई में आपको पता है कि उनको जो है वो लकड़ी का आप देखे होंगे कि वुडन प्लैंक रहता है जिसमें कि कांटी ठोक दिया जाता है, ठीक है। शरीर में जो है हर जगह जहाँ पर भी रहेगा कांटी जो है कि कील जो है लगा दिया जाता है, और उससे जो ब्लीडिंग होता है उससे 4-5 घंटे बाद डेथ होता है। तो आप सोच के तक सकते हैं किस तरीके से जो है आपका इनह्यूमन तरीके से डेथ हुआ है। तो इसको लेके ईसाइयों के मन में जो है ये बात को रहता है कि यहूदियों के द्वारा उनके जो गॉड है उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, ठीक है। तो खैर ये स्टोरी है। लेकिन चर्च ऑफ दी होली सेपुल्चरे क्या है कि जब उनको दफनाया जाता है, कहा यह जाता है कि ये सारा जो घटना है फ्राइडे को हुआ, फ्राइडे को हुआ, और संडे को ईसा मसीह पुनः उठे, यानी जहाँ दफनाया गया वही है वो होली सेपुल्चर, और यहाँ पर वो पुनः उठे और उसके बाद जो है वो फिर से 40 डेज जो है ज्ञान दिए, ठीक है। उसी को जो है वो गॉस्पेल कहा जाता है। जिस दिन वो जगह हैं संडे को, उसको उसी के उपलक्ष्य में आप सुनते होंगे कि ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस जो थीम्स है वो तो आपका जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सारा स्टोरी का फोकस ये है कि ये जो टेम्पल माउंट का सारा एरिया आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है क्रिश्चियन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये किस तरीके से जो है हम इम्पोर्टेंट है इस्लाम के लिए, ये अलास्का मस्क जो है किस तरीके से इस्लाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है फिर आपका ज्यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका देखने को मिलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक ही चीज़ और देख लीजिएगा, आगे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ओटोमन एम्पायर जब आया था तो जो जिस रीजन में था, जैसे इस रीजन में वेस्टर्न बॉल में जहाँ पर है वहीं पर एक गेट है और यहीं इस दीवार के अराउंड जो है ज्यूज पूजा करते हैं, ठीक है। और सेटलमेंट बना दिया गया, जिस एरिया में जिसका पॉपुलेशन था उसका क्वार्टर बनाया गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको ज्यूज क्वार्टर, यहाँ पर क्रिश्चियंस क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर, एक जगह आपको आर्मेनियन क्वार्टर देखने को मिलेगा। यानी शहर को इस तरीके से बसा दिया गया था टेम्पल माउंट के चारों तरफ कि जहाँ जिनका इम्पोर्टेंस का जो बिल्डिंग्स था वो उस हिसाब से जो है क्वार्टर्स बना देंगे। यानी इस रीजन में मान के चलिए एक रिलीजन के, यहाँ पर एक रिलीजन के, यहाँ पर एक रिलीजन। तो इस तरीके से जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओटोमन एम्पायर में ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो खैर अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा इसके किस तरीके से ज्यूस के साथ वो थोड़ा सा टाइमलाइन अगर हम लोग देख लें तो और आप अच्छे से समझ पाइएगा कि किस तरीके से इतिहास जो है चीज़ें चली है। तो सबसे पहले जो है अगर आप देखिएगा कि जो है इजराइल शुरुआत में हम लोग जो है सिटी स्टेट के रूप में था, कैनानाइट सिटी स्टेट उसको बोलते हैं। फिर बाद में जो है इजिप्ट का एम्पायर वहाँ पर हुआ। ये हम लोग 1200 से 586 ईस्वी के बीच में, इसी बीच में जो है हम लोग जो सारी चर्चा आपके साथ हम लोग जो की है इजराइलाइट्स किस तरीके से वहाँ पर जो है किंग सॉल की बात की है, किंग डेविड की बात की है, किंग सोलोमन की बात की, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है
कि बेबीलोन जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको बताया कि बेबीलोनियन एम्पायर जब आया 586 ईस्वी में, उस समय इनका जो मंदिर है उसको तोड़ दिया गया और ज्यूस जो है वहाँ से भाग के अलग अलग क्षेत्रों में गए। बेबीलोनियन का जब आया, बेबीलोनियन के बाद जो है आपका फिर पर्शियन एम्पायर आता है, वहाँ पर फिर से जो है आपको साइरस इनके राजा होते हैं, आप इंडियन हिस्ट्री में भी नाम सुने होंगे, और उनके द्वारा जो है सेकंड टेम्पल जो है फिर से यहीं पर बनाया जाता है, जो पर्शियन रूल्स के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका जो है चलते रहता है। फिर से जो है आपका ज्यूस किंगडम जो है आपका आता है, फिर रोमन एम्पायर आपका जो है आता है, और फिर बिजेंटियन एम्पायर। ठीक है, तो रोमन एम्पायर के समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ है। उस समय क्या हुआ, 63 बीसी में क्या होता है ना कि रोम जो है जेरूशलेम को कॉन्कर कर लेता है 63 बीसी में, और वहाँ उस समय जब कॉन्कर करता है तो राजा का नाम था पोम्पी द ग्रेट। ठीक है, उसी समय उसके जो है 10 साल बाद आप कह सकते हैं 53 बीसी में जो है आपका जूलियस सीजर वहाँ पर राजा बने। जूलियस सीजर का एक इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो यह था कि जुडाइज्म को उन्होंने लीगलाइज कर दिया, लेकिन जो है 9 साल बाद ही जो है 44 बीसी में उनका जो है डेथ हो गया। और क्या होता है कि जो सोलोमन एक्चुअली में जब ये डेथ हुआ था ना, तो सोलोमन एम्पायर उस समय इजराइल का जो एम्पायर था 2 भाग में बट गया। ठीक है, एक रह गया किंगडम ऑफ इजराइल और एक हो गया किंगडम ऑफ जूडिया। ठीक है, तो जो किंगडम ऑफ जूडिया है उसी को जो है फिर बाद में रोमन प्रोविंस हुआ, और उसी का 63 बीसी में नाम जो है पैलेस्टीन भी दे दिया गया। तो हम लोग अभी तक देखें कि किस तरीके से इजराइल का ओरिजिन से संबंधित है और पैलेस्टीन से जो है ओरिजिन से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि 70 एडी में क्या होता है। जो है टाइटस नाम के जो राजा होते हैं उन्होंने टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, हम लोग चर्चा की है इसके बारे में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट रूलर जो हुए उनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, वो है कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, जो कि जिन्होंने अपना कैपिटल जो है कॉन्स्टेंटिनोपुल बनाया, और जिसको कि वर्तमान में आप इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ये क्या हुआ कि डीक्रिमिनलाइज कर दिए क्रिश्चियनिटी को। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे आप देखिएगा कि क्रिश्चियनिटी जो है इवोल्व करेगा। जब आप देखिए रोमन साम्राज्य में शुरू में क्या था, रोमन साम्राज्य में शुरू में आप इसको ऐसे समझ के देखिए, 0 बीसी आपको पता है, यानी 0 बीसी कहिए या 0 कह लीजिए बीसी एडी। तो जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो है क्रिश्चियनिटी इवोल्व नहीं हुआ है। इवन कि इनके डेथ के बहुत साल के बाद क्रिश्चियनिटी इवोल्व होता है, जब रोम 380 ईस्वी में रोम जो है स्टेट रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता, तब से क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट होता है। यानी इसके पहले जितना भी चीज़ चल रहा था, जो भी एम्पायर का, जैसे बेबीलोन का अगर आप नाम सुने होंगे तो अलग एम्पायर, अलग रिलीजन बेबीलोनियन एम्पायर था, जिसका कि ओरिजिन 3500 बीसी में हुआ, तो वहाँ भी रिलीजियस डिफरेंस था। लेकिन उस समय जो उसके पहले का रोम एम्पायर था, वहाँ पर आपको जो रिलीजन देखने को मिलेगा वो हेलेनिस्टिक इफेक्ट का, यानी जो ग्रीक में जो गॉड्स होते हैं, जुपिटर है या उस तरीके, तो उस तरीके का कल्चर वहाँ देखने को मिलेगा। उस समय क्रिश्चियनिटी नहीं था। अब जब कॉन्स्टेंटाइन आते हैं तो उन्होंने जो है आप कह सकते हैं डीक्रिमिनलाइज किया, और जो है उनकी माँ जो है जो हेलेना नाम था, उनको जो है जब वो जाती हैं चर्च ऑफ सपलचरे पर, तो वहाँ उनको जो है ये मिलता है, आप कह सकते हैं जो क्रूसीफाई किया हुआ जो वुडन का जो मिलता है वो मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ से ज्यूस का परसिक्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टेंटीन के द्वारा। और फाइनली 380 में जब रोम जो है आपको एडॉप्ट कर लेता है स्टेट रिलीजन के रूप में, तो वहाँ जो है आप क्रिश्चियनिटी जब बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर ज्यूस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और उनका एक्साइल फिर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर इनके जीवन में अब जो है आप ये कह सकते हैं कि 7th सेंचुरी में फिर इस्लाम का उदय होता है। जब आपको पता है कि इस्लाम जब उदय हुआ 7th सेंचुरी में, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हुआ, और जो इस्लाम के जो भी आप कह सकते हैं रूलर हुए या आप कह सकते हैं कि जो खलीफा हुए, उन्होंने जो है ज्यूस को वापस आने के लिए, जैसे उमर है, जैसे 638 ईस्वी में ये खलीफा बने, तो इन्होंने वापस रिक्वेस्ट किया ज्यूस को कि आके अपने जगह पर बसने के लिए। यानी रोम के द्वारा रोमन एम्पायर ने जिस तरीके से वो के समय एक्साइल हुए थे, पुनः उस रीजन में आए। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद एम्पायर आता है, वो भी जो है प्रमोट करते हैं जुडाइज्म को, वहाँ रहने के लिए जो है इनवाइट करते हैं। ठीक है,
मामलुक की जो एम्पायर सल्तनत है उसके समय भी स्थिति कमोबेश नो चेंज होता है, वही चलते रहता है। ओटोमन एम्पायर के समय भी स्थिति क्या होता है कि सभी रिलीजन के लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहते हैं। अब वहाँ से 19वीं सेंचुरी के अराउंड जो क्या होता है, अभी आप देखे होंगे कि शुरुआत में जो है कहीं भी आपको उस तरीके से इस्लाम से आपको कॉन्फ्लिक्ट होके अभी तक नहीं दिखेगा। जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को अभी तक मिला था वो देखिए कि क्रिश्चियनिटी से मिला है। अब लेकिन ओटोमन एम्पायर जब ये आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद जब फ्रेगमेंट होता है और यूरोप में क्योंकि एक जो है एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट चलता है जो स्पेशली जिसमें यहूदी लोग का प्रोसिक्यूशन होता है, स्पेशली जब हिटलर जो है यहूदियों को गैस चैम्बर में जो है कहते हैं कि के द्वारा मारा जाता है, जहाँ की गैस कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया जाता है और उसे सफोकेट करके डेथ कराया जाता है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है। तो पूरे दुनिया से लोग भाग के जो है वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जब डेमोग्राफी चेंज होता तब वहाँ पर फिर जो है आप कह सकते हैं इस्लाम के साथ जो है चीज़ें इनका जो है आप कह सकते हैं वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ता है। फिर ब्रिटिश मैंडेट में रहा 1917 से 48 तक, 48 से लेके ये वर्तमान तक की स्थिति है। तो हम लोग यह देखने का कोशिश किए, अभी तक यह चीज़ हम लोग देखे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रिलीजन को लेके है। तो हम लोग अब शॉर्ट में अगर इसी बात को हम लोग अगर कहें तो यह आपको देखने को मिलेगा कि ज्यूस के द्वारा पूरे इतिहास में इसका क्रक्स ये है कि बहुत बार वो अपने होमलैंड से एक्साइल हुए हैं, बाहर गए हैं, बहुत बार वो फिर वापस आए। यानी कुछ एम्पायर्स, कुछ एम्पायर उनको फेवर किया, कुछ एम्पायर के समय उनको जो है बाहर जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें पूरे आप जो हम लोग एक 2000 साल की जो भी बातें कहे इसमें आपका यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अभी आप यह कह सकते हैं कि जो इजराइल और जो फिलिस्तीन की लड़ाई है वो एक कैसी लड़ाई है, एक ऐसे रिलीजन के लोग की लड़ाई है जो वहाँ पर रहते थे, वेरियस टाइम वहाँ से बाहर एक्साइल हुए, फिर वापस आए, दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे, और फिर जब वहाँ पर जो है उनके साथ सोशल आप कह सकते परसिक्यूशन हुआ तो फिर से एक अपना होम स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिर से इजराइल वाले एरिया में बसे हैं। और वहीं दूसरी ओर वह एक पॉपुलेशन है जो पहले जो अरब्स लोग हैं जो बरसों से वहीं पर बसे हुए हैं और वो आज उनको अपने ही जिस क्षेत्र में वो बसे हुए थे वहाँ पर उनको आप कह सकते हैं पर्याप्त लैंड अवेलेबल नहीं हो रहा। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ये बस शॉर्ट में इसको हम लोग ये बता रहे हैं कि जो है किस तरीके से क्रूसेड के दौरान भी जो है प्रोसिक्यूशन होता है, स्पेनिश इंक्विजिशन के समय भी जो है स्पेन से निकाला जाता है ज्यूस को, और पोग्रोम्स बोलते हैं कि सांप्रदायिक दंगा जो है आपका ईस्टर्न यूरोप में होता है, स्पेशली रसिया वगैरह में, उस समय भी ज्यूस को वहाँ से भगाया जाता है, यानी प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखें। अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ें जो है आप आगे देखते हैं। ठीक है, अब जब सारी चीज़ें जब हम लोग देख लिए हैं तो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, एक पर्सन थे, उनका नाम था थियोडर हर्जल। ये 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ ना, इन्होंने एक जो है एक बुक लिखा। ठीक है, उस बुक का नाम था जो है कि दी ज्यूइश स्टेट, ज्यूइश स्टेट करके ये बुक लिखते हैं और उसमें जियोनिज्म जो है उसकी बात करते हैं। जियोनिज्म मतलब एक नेशनलिज्म की भावना है कि ज्यूस जो है अपने उनको होमलैंड चाहिए, और वो भी कैसे जगह पर जो उनको प्रोमिस्ड लैंड है, वह प्रोमिस्ड लैंड जो याहवे के द्वारा जो है अब्राहम को या अब्राहम के द्वारा जो अपने जो नेक्स्ट जो है उनको प्रोमिस किया गया था। याहवे कौन थे, जो आप कह सकते हैं कि जो गॉड होते हैं जुडाइज्म के, उनके द्वारा प्रोमिस किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर उस तरीके की बात जो है आपका निकल के आता है। और 1897 में जो है थियोडर जो हर्जल हैं वो फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि वो जो है प्रिसाइड करते हैं, यानी अध्यक्षता करते हैं। 1897 में ये चीज़ होता है। उसके बाद से लगातार वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि मूवमेंट जो आपका जो ज्यूस लोग हैं वो आते रहते हैं। 4 आलिया फेमस है। आलिया मीन्स जो माइग्रेशन होता है, जो वेव ऑफ माइग्रेशन इमिग्रेशन वहाँ है, दुनिया के अलग अलग कोने से जो है ज्यूस लोग जो है वहाँ पर फलस्तीन वाले रीजन में पहुँचते हैं
और वहाँ पर क्या करते हैं कि क्योंकि देखिए ज्यूस जहाँ कहीं भी थे, आपको यह भी समझना चाहिए कि ज्यूस जहाँ भी गए उनके साथ लोगों को क्यों नहीं बना है। तो उसका यह कारण माना जाता है कि ज्यूस जो है जनरली सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, दूसरे कम्युनिटी से उतना नहीं मिलते हैं, और जो है बिजनेस में या फिर कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल में अच्छे होते हैं। कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन, इन सब का एग्जाम्पल है। और जहाँ भी जाते हैं, जैसे जर्मनी गए तो जो बिजनेस में अगर ये इंटर करते थे उसको पूरा ही जो है आप कह सकते हैं कि डोमिनेट कर जाते थे। उसके कारण क्या होता था कि लोकल आप कह सकते हैं एंगर इन लोगों के विरुद्ध जो है जनरली रहता है। अभी भी देखिए कि पूरे दुनिया में पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन बहुत ही रिच लोग हैं और हर जगह पर बहुत ही डोमिनेंट स्थिति। अमेरिका जो अगर सपोर्ट करता है तो उसका वन ऑफ द एक रीजन क्या है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही जो है वेल ऑफ है और फाइनेंशियली उस पोजीशन में है। तो क्या ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब वो वहाँ पर आते हैं तो जब क्योंकि उनके पास वेल्थ था तो पैलेस्टीन में क्या हुआ ना, बहुत सस्ता सस्ता ज़मीन था। तो बहुत सारा एग्रीकल्चर जो लैंड है खरीद लिया गया, वहाँ पर सेटल जो है किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो डेमोग्राफी सपोज किया जाए कि 1911-12 का देखिएगा, मान लिया कि 11% है, बाद में जाके जो है 10-20 साल में वो 32% हो जाता। और ये पॉपुलेशन समय के अनुसार बढ़ने लगा। जब डेमोग्राफी चेंज होने लगा तब वहाँ पर भी जो है विरोध होने लगा। लेकिन ये चीज़ें तो ठीक है, विरोध हो। 4 आपका आलिया माना जाता है, जैसे 1881 से 1930, फिर 3 जो है फिर 1904 से 1914, और फिर 1930 में 2 बार आता है। यानी लगातार जो आप कह सकते हैं वेव है वो लोगों का जूइश इमिग्रेशन का वो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर लोग आके पॉपुलेशन जो है आप देख लीजिए कि 24,000 से 85,000 तक किस तरीके से 1881 से 1914 के बीच बढ़ा है। खैर उसके आगे हम लोग बढ़ें उसके पहले एक चीज़ और हम लोगों को देखना है। अब देखिए हो क्या रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है जो हिस्ट्री के हिसाब से है, वो 3 घटना जो है हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला है। यहाँ पर 3 तरीके का आपको चीज़ देखने को मिलेगा। एक चीज़ फर्स्ट मिलेगा बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन। सेकंड आपको देखने को मिलेगा हुसैन मोहन कॉरस्पोंडेंस, ठीक है। एक तीसरा चीज देखने को मिलेगा साइकेस-पिकोट एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए तीनों चीज देखिए। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो है चीज़ों को आप कह सकते हैं मिस हैंडल किया या आप कह सकते हैं सेक्रेटली मिसमैनेज किया है। देखिए बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या होता है, जब युद्ध में रहेगा कोई भी कंट्री तो चाहेगा हमको अधिक से अधिक सपोर्ट मिले। तो ज्यूस का हमको सपोर्ट मिले, चाहे वो मिलिट्री के रूप में हो, पैसे के रूप में हो। तो इसके लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये प्रोमिस कर दिया, फॉरेन सेक्रेटरी थे बाल्फोर, उन्होंने ये प्रोमिस कर दिया कि हम लोग युद्ध के बाद जो है जो पैलेस्टीन का जो रीजन है वहीं पर हम लोग जो ज्यूस लोगों के लिए एक होम स्टेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यानी उनके लिए आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री का रास्ता यहाँ से खुलता हुआ ज्यूस को दिखेगा कि उसी रीजन में जहाँ साथ ही यह कहा गया कि हम लोग पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनका हित को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये बात बाल्फोर डिक्लेरेशन में जो है कहा गया। तो एक बात समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है उस समय क्या होता है ना कि अरब नेशनलिज्म पीक पर था। अरब लोग यह चाह रहे थे कि उनका जो है अब ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। ठीक है, देखिए अरब्स और ओटोमन में डिफरेंस होता है। देखिए अगर आप देखिएगा कि प्रोफेट मोहम्मद जो है अरब रीजन से थे और उस समय ओटोमन एम्पायर कौन था, टर्की के थे। तो ये हमेशा उसको इंफेरियर मानते थे अरब्स वाले लोग और कहते थे कि सही बारिश में तो मेरा ये होना चाहिए कंट्रोल। तो इसीलिए अरब नेशनलिज्म जो है वहाँ पर इवोल्व होता है और उसका डिमांड चलते रहता है। इसका फ़ायदा उठाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और जो है मोहन हुसैन के कोरस्पोंडेंस है जिसमें यह कहा गया कि आप हमारा ओटोमन एम्पायर के विरुद्ध, देखिए जो अरब से जो उस समय जो रीजन था उसके अंदर ही ये अरब का जो एरिया था वो पड़ रहा था। तो अरब्स को ये कहा गया कि आप हमको युद्ध में हेल्प कीजिए, हम आपको अरब नेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है ज्यूस को अलग प्रोमिस कर दिया गया बाल्फोर डिक्लेरेशन से, और वहीं दूसरे तरीके तरफ हम लोग यह देखें कि किस तरीके से जो है अरब्स को कुछ और चीज़ें कह दी गई। और वहीं पर एक और एग्रीमेंट होता है साइकेस-पिकोट एग्रीमेंट में क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एग्रीमेंट है। इसमें यह कहा गया कि ये दोनों का सीक्रेट एग्रीमेंट है यानी गुप्त संधि,
कि जो हम लोग जीतेंगे ओटोमन एम्पायर, जितना भी ओटोमन एम्पायर सपोज किया जीत गया, आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई। अब हुआ भी वही, ओटोमन एम्पायर वहाँ पर जो है हार गया, ना अरब्स को अरब अलग स्टेट मिला और ना ही ज्यूस को जो है अलग उस तरीके से देश मिला। लेकिन हुआ क्या कि ज्यूस लोग दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पर आ रहे थे, और ये जो पैलेस्टीन का रीजन जो था उसको बोलते हैं ब्रिटिश मैंडेट, यानी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में वो चीज़ें रहा। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स ने शुरू में सोचा कि इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि वहाँ पर क्या होता है ना कि एक रिवोल्ट होता है अरब्स का भी 1936 से लेकर 1939 तक, अरब रिवोल्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके कारण क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स को यह जो है आप कह सकते हैं कि मजबूर होना पड़ा, और उनके द्वारा एक वाइट पेपर जो है 39 में लाया गया कि किसी भी तरीके से जो है हम लोग इमिग्रेशन जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक पील कमीशन बैठा था, उसने रिपोर्ट दिया था कि डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गया और ये ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो वहाँ पर सेटल हो गए थे, जो आप कह सकते हैं ज्यूस, उन्होंने एक इरगुम करके एक संस्था बनाया, और कह सकते हैं कि वेरियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स थे ब्रिटिशर्स को, उस पर अटैक किया। दो जो ब्रिटिशर्स थे सोल्जर्स थे उनको मार दिया गया। तो फाइनली यह लगने लगा ब्रिटिशर्स को कि अब हमारे बस के ये बाहर से संभव नहीं है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जो है ज्यूस ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को और अमेरिका को। तो उसके कारण हुआ क्या कि एक सिंपैथी तो रहा, लेकिन ब्रिटिशर्स को यह भी लगने लगा कि हम अब इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि ये मैटर को जो है यूनाइटेड नेशन में जो है रिफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वहाँ से देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में जब रिफ़र हो गया है तो चीज़ें किस अनुसार से बढ़ी है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग जो है प्रोमिस टू अरब हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से अरब कर दिया गया, ज्यूस को भी बाल्फोर डिक्लेरेशन से प्रोमिस कर दिया गया, और किस तरीके से जो है सेक्रेट जो है आपका एग्रीमेंट करके आपस में बांट लिया गया, ये हम लोग बताए। अब होता क्या है ना कि 1930 के पास जो है जर्मनी में आपका हिटलर का उदय होता है। आपको पता है कि वो मतलब कह सकते हैं आर्यंस को जो है फेवर करता था, एंटी जो है जो भी नन आर्यंस थे उनका जो है बहुत ही बुरे तरीके से प्रोसिक्यूट किया, गैस चैम्बर के माध्यम से कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो है बहुत सारे ज्यूस लोग जो है वहाँ छोड़ के भागने लगे, और ये सारा पॉपुलेशन आपको फ़लस्तीन वाले रीजन में आया। ठीक है, अब हम लोग अभी आपको बताया कि जब ब्रिटेन जो है फेल कर गया, तो फाइनली जो है आपको 1947 में जो है किस तरीके से जो है आपका वहाँ पर दिया गया प्लान में। अब देखिए यहाँ पर प्लान जो है किस तरीके से जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्लान में देखिए क्या होता है कि जो प्लान बनाया गया था उसमें ये हुआ कि जो जूइश जो स्टेट है, ये देखिए ये आपका गाजा का रीजन है जो आप न्यूज़ में देखते हैं, इसको हम लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये आपका जो है इजराइल है, अरे सॉरी जेरूसलम है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो है यह बात कहा गया कि जो 57% लैंड जो है जो ज्यूस को दिया गया, और 43% जो है आपको अरब को दिया गया, जबकि था क्या 33% पॉपुलेशन उस समय था ज्यूस का, और बाकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन 67 था वो अरब्स का था। तो अब आप स्वाभाविक रूप से आपको ये सोचने में लगेगा कि जूइश लोग क्या करेंगे, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो है। अब लेकिन अरब जो लीडरशिप है वो रिजेक्ट कर दिए, अरब के द्वारा ये कहा के कि यह जो डेमोग्राफी के रेशियो में नहीं है और हमको अधिक जो है एरिया मिलना चाहिए। और इसको 1948 में होता क्या है कि 1948 में जिस दिन इजराइल अपने आप को जो है 14 मई को घोषणा करता है कि इंडिपेंडेंस को, और उसके अगले दिन जो है आपका 5 कंट्री जो है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, ठीक है, पांचों जो कंट्री है वो आपका हमला कर देते हैं इजराइल पे। ठीक है, 5 जो मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, जो भी बॉर्डरिंग आपको कंट्री पता है, ठीक है, उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है इजराइल पे। सरप्राइजिंगली क्या है ना, इजराइल ने इसको जीत लिया। 5 मुस्लिम कंट्री के द्वारा जो ये अटैक किया गया था उसको जो है ये जीत लिया जाता है। और वहाँ पर जो है इस युद्ध के बाद जो है जो वेस्ट बैंक है, वो वेस्ट बैंक जिसको कि आप पिछला फिगर में देखें वो जॉर्डन के पास चला गया, गाजा पर कंट्रोल जो है आपका इजिप्ट का रहा।
ठीक है। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। जो इजराइल के लोग हैं उसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में देखते हैं, वहीं एक नकवा या ऑफ कैटास्ट्रोफ के रूप में जो है फिलिस्तीन के लोग के द्वारा, पैलेस्टाइन के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी जो है वो वहाँ से जो है भागे, एक्सपेल हो गया अपने जगह से, ठीक है। और अलग अलग देश में जो है जाके, चाहे वो जो गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, वहाँ जाके शरण लेना पड़ा, ठीक है। तो 1948 का जो है ये, इसको ये कहा जाता है कि डिसास्टर ऑफ डिस्पोजिशन, यानी इतना मास संख्या में लोग, एक देखिए किस तरीके से जो है छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ये हो, और जहाँ पर युद्ध जो विराम लगा, आर्मस्टिस जिसको बोलते हैं, वहीं उसी को आप हमेशा देखिएगा कि ग्रीन लाइन कहा जाता है, यानी जिस लाइन पर जाकर युद्ध बंद हुआ था वो वही जो है आपका ग्रीन लाइन जो है ये है, ठीक है। तो ये बात अभी तक ध्यान रखें। अब हुआ क्या, उसी समय आपका एक स्वेज क्राइसिस भी होता है, ठीक है। स्वेज क्राइसिस में क्या होता है, स्वेज पर पहले में कंट्रोल जो है अमेरिका, ब्रिटेन, इन सबों का था। उस समय एक बहुत ही जो है डोमिनेंट आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट हुए कर्नल नासिर, जो आपको पता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है उसमें भी मार्शल टीटो के साथ और प्लस जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठ के नेम का जो है गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उन्होंने स्वेज क्राइसिस के, वो पूरा तो हिस्ट्री अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक अलग क्लास लेना पड़ेगा। शॉर्ट में यह समझिए कि उसमें जो है यह अलाउ किया गया कि कोई भी शिप जो है अगर क्रॉस करेगा तो वो रिवेन्यू जो है वो देना पड़ेगा इजिप्ट को, ठीक है, लेकिन सारे शिप को यह ट्रांजिट करने का अवसर रहेगा। पहले यह कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स वगैरह का था और अमेरिका का, तो वो आप मान के चल सकते हैं कि स्वेज क्राइसिस के बाद कर्नल नासिर का जो है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ था और वो चाहते थे कि अरब को लीड करके, अरब जो नेशनलिज्म है उसको बना के फिर से उस दिशा में बढ़ना चाह रहे थे। इस बात का आभास इजराइल को था कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट हैं वो हमको हमला करेंगे, तो इजराइल ने उसका वेट नहीं किया, इजराइल जो है खुद से जो है अटैक कर दिया, ठीक है। और वो इजिप्ट पे, जॉर्डन पे, ठीक है, देखिए आपको पता है ये वाला सीरिया है, ये जॉर्डन वाला एरिया है, ये आपका इजिप्ट वाला एरिया है, ठीक है वो। और फाइनली 1967 में होता क्या है कि जो वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास था उसको जो है कंट्रोल कर लिया, गाजा जो है इजिप्ट से ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उसी तरीके से सीरिया में जो गोलन हाइट जो ये वाला रीजन है इसको कंट्रोल कर लिया। तो आप सोच के देख सकते हैं कि किस तरीके से मात्र 6 दिन के वार में जो है इजराइल ने जो है बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, इसी समय जो है 1959 में वहाँ पर फ़लस्तीन वाले रीजन में जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, ठीक है। उसका फतह नाम है, यासिर अराफात जो है उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो यानी वहाँ भी नेशनलिज्म का भावना जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। और 1973 में जो है आपका एक योम किपुर वार होता है, ठीक है, योम किपुर वार। उसमें क्या होता है ना कि इजिप्ट और सीरिया का जो है सरप्राइज अटैक रहता है और वहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पार्शियल विड्रॉल होता है। और यहाँ पर एक जो है एक एकॉर्ड होता है 19 से, इस युद्ध के बाद 1979 में, उसको बोलते हैं कैंप डेविड एकॉर्ड, कैंप डेविड। इसमें क्या होता है ना, जो आपका सिनाई वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, वो इजिप्ट को जो है वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर इजिप्ट में एक चीज़ और होता है 1979 वाले चीज़ में कि जो आप कह सकते हैं कि इजराइल को ऑफिशियली रूप से एक्सेप्ट कर लिया जाता है इजिप्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट था जहाँ की इजिप्ट जो है स्वीकार कर लिया था 1979 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ। और उसके बाद क्या होता कि 1980s के पास जो है कुछ और इम्पोर्टेंट घटना घटा था, जैसे थंडर बोल्ट एक घटना है, म्यूनिख जो है कि आपका ओलंपिक में किस तरीके से इजरायली को मारा गया था, कुछ और इंसिडेंट उस समय जो है आपका चल रहा था। यानी साथ ही जो है आपका जो पैलेस्टाइन वाले रीजन है वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो ग्रास रूट स्तर से जो है चीज़ें आपका थोड़ा सा मूव करने लगा था, रिवोल्ट होने लगा था। अब ये जो यहाँ पर जो इस तरीके से जो इजराइल को जो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया गया स्टेट के रूप में, तो जो वो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, उनको जो है वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको के द्वारा जो है किल कर दिया जाता है, ठीक है। यही बात जो है जब आगे जाके 93 में ओस्लो एकॉर्ड में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे रेबिन, उनको भी
आप कह सकते हैं कि मारा जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग अभी तक देखें, ठीक है। अब क्या होता है ना, उसी समय ग्रास रूट स्तर से जो है आप कह सकते हैं रिवोल्ट होने लगा, जिसको इंटिफादा बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप से। तो वो आपका 87 से लेके आपका 93 तक होता है। अब होता क्या है ना कि धीरे धीरे जो है 93 में क्या होता है ना कि उस समय यासिर अराफात थे और जो है आपका रेबिन थे, ठीक है। ये दोनों के बीच जो है सहमति बनता है, आप कह सकते हैं कि शांति के तरफ जो है थोड़ा सा ये आप उस तरीके से कह सकते हैं कि मूवमेंट बनता है और ओस्लो अकॉर्ड होता है। इसमें देखिए मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होता है। पीएलओ जो है, यानी पीएलओ किसको बोलते हैं, देखिए न्यूज में 3-4 चीज़ देखते हैं, उसको आपको क्लैरिटी रहना चाहिए। पीएलओ वो है जो इंटरनेशनल स्तर पर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी जो हिस्टोरिकल जो बम आप कह सकते हैं अम्ब्रेला जो चीज़ है जिसको कि डिप्लोमेटिक स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया वो है पीएलओ, ठीक है। और ग्राउंड स्तर पर इसी का आर्म आप कह सकते हैं कि पीए या पीएनए है, ठीक है, यानी पैलेस्टीन, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी या पैलेस्टीन अथॉरिटी, यानी जो सरकार चलाता है। जब उस समय आप कह सकते हैं ये करता है इंटरनेशनल स्तर पर कोई भी डिप्लोमेटिक अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो जो है पैलेस्टीन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पीएलओ जो है रिकॉग्नाइज करता है कि इजराइल के राइट को एग्जिस्ट करने का। आप सोच के देखिए, पहले इजिप्ट तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, अभी जो है पीएलओ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इजराइल भी रिकॉग्नाइज कर लेता है पीएलओ को कि पैलेस्टीनियन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसके द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही जो है जो पीएनए है, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी है, वो भी उसका भी यहाँ पर जो है क्रिएशन हो जाता है। तो आपको सब कुछ सही सही लगेगा। टू नेशन थ्योरी जो है यहाँ पर से निकल के आता है कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इस तरीके की बात जो है निकल के यहाँ पर आएगा। लेकिन जिस तरीके से इजराइल में जो है आपको सॉरी इजिप्ट में मार दिया गया जो है जिन्होंने स्वीकार किया, उसी तरीके से यहाँ भी जो है प्राइम मिनिस्टर रेबिन को जो है एक राइट विंग जो ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट है उनके द्वारा जो है मार दिया गया, ठीक है। फिर से मूवमेंट जो है उस तरीके से चीज़ें खराब होने लगा। 2000 से 2005 के बीच फिर से जो सेकेंड इंटिफादा है, आप कह सकते हैं कि जो गुरिल्ला वार तरीके से जो युद्ध फिलिस्तीनी के द्वारा किया जा रहा था, जगह जगह हमला किया जा रहा था, तो वो चीज़ें चला। और फाइनली क्या होता है ना, 2006 में क्या होता है कि जो वहाँ का वोटिंग होता है पैलेस्टीन वाले रीजन में, अभी तक देखिए वहाँ जो रूल करता था उसका नाम था फतह। फतह को कौन किनके द्वारा बनाया गया था, यासिर अराफात के द्वारा 1915 में 1959 में, ठीक है। अब ये 1980 में जाके जो है आपका पीएलओ में मर्ज हो गया था। फतह क्या है, एक तरीके से मान के चलिए कि पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। ये क्या है ना, थोड़ा सेकुलर है, सेकुलर इस्लामिस्ट कह सकते हैं। यानी ये डिप्लोमेसी में बिलीव करता है, डायलॉग में बिलीव करता है, टू नेशन थ्योरी को जो है एक्सेप्ट करता है। वहीं हमास क्या है ना, हमास जो है वो इस्लामिस्ट है, यानी कि उसका कहना है कि किसी भी तरीके का एक भी इंच भी जो है इजराइल का इस पर कब्जा नहीं होना चाहिए, हम आर्म स्ट्रगल करेंगे, जिहाद की भाषा में वो बोलना चाहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आप इसीलिए इस ग्रुप को जो है आप कह सकते हैं अमेरिका के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है टेररिस्ट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, हमास। लेकिन 2006 में जब इलेक्शन हुआ तो इनको मत आया और इसके कारण जो है आप कह सकते हैं हमास का कब्जा जो है गाजा पर हो गया, ठीक है। उसके बाद 2007 में क्या होता है कि आपका सिविल वार वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके आप कह सकते हैं 2007 से लेके 2023 तक मल्टीपल इफ़र्ट्स किए गए हैं कि दोनों ग्रुप को रिकनसाइल किया जाए, डायलॉग पर बात किया जाए, लेकिन हमास जो है उस पर एग्री नहीं होता। और अभी तक 2023 तक जो है चीज़ें दोनों को, यानी अभी वर्तमान समय 2025 तक भी उनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जा सका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका चल रहा है। और आपको पता है कि 2023 में किस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और बदले में इजराइल ने भी जो है हमास पे आप कह सकते हैं रिटेलिएट किया और उसमें बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला। वो हम लोग थोड़ा सा और आगे में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि बिंदु क्या क्या है जिस पर विरोध जो है, जहाँ दिक्कत हो रहा है। तो पहला है इजरायली सेटलमेंट।
इजराइल का जो है सेटलमेंट्स है उसका बारे में देखिए, जब वेस्ट बैंक जो ये में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक और गाजा के बारे में इंटरनेशनल ये है कि ये इस पर जो है आपका जो पीएनए है जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए, पीएलओ का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इजराइल जब कभी भी होता है तो वहाँ इसमें वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है ना, वो सेटलमेंट बना रहा। सेटलमेंट कहने का मतलब जिस एरिया में खाली रहा, जहाँ सपोज किया जाए कि कोई बड़ा सा एरिया है, अब जहाँ मान लिया कि कोई अरब पॉपुलेशन आ रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारा एरिया होगा, वहाँ क्या करता है, रोड बना के यहाँ पर अपने लोगों को बसा रहा। उससे क्या हो रहा है, उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। तो वेस्ट बैंक में जो ज्यूस का जो सेटलमेंट है वो बढ़ रहा है। यह एक जो है आप कह सकते हैं विचार का प्रश्न है, और इसको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो है उसको गलत तरीके से देखता है, इलीगल मानता है। उसी तरीके से जेरूसलम का इशू, जेरूसलम क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी उतना स्टोरी हम लोग सुने। उसी तरीके से जेरूसलम को दोनों जो है वो अपना होली सिटी भी मानते हैं, दोनों अपना कैपिटल मानते हैं। आपको पता है कि इजराइल का पूर्व में कैपिटल जो है तेल अवीव था, और कुछ साल पहले जो है जेरूसलम को घोषित कर दिया गया है अपना कैपिटल, और उसको यूएसए के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये एक इशू रहा है। उसी तरीके से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, मतलब कहने का मीनिंग है कि जो इजराइल के द्वारा राइट ऑफ रिटर्न जो है ये कहा गया है कि पूरे दुनिया में कोई भी यहूदी अगर कहीं भी रह रहा है, अगर यहाँ आता है तो हम उसको जो है उसकी नागरिकता प्रदान करेंगे इजराइल का। तो ये भी एक इशू रहता है। उसके बाद जो बॉर्डर इशू है उस पर कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये भी एक इशू जो है उसमें रहता है। ये हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से 2007 में जो सिविल वार हुआ। तो ये हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे कि किस तरीके से ये दो व्यक्ति का है, टू पीपल्स वन लैंड, इसको हम लोग जो है चर्चा किए हैं। थोड़ा सा और कुछ इशू देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में जो है, ये तो हम लोग हिस्ट्री में देखे। अभी देखिए हो क्या रहा है, अभी देखिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, थोड़ा सा हम तेजी से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए गाजा जो है अक्टूबर के बाद क्या हो रहा है, अभी भी वहाँ पर जो है जो बड़े स्तर के जो आप कह सकते हैं फाइटिंग है वो तो रुक गया है, लेकिन अभी भी डेली जो है कुछ ना कुछ वायलेशन आपको देखने को वहाँ मिलेगा। इजरायली अभी भी जो है लगभग 50% से ऊपर एरिया पर गाजा के अभी भी कंट्रोल है, ठीक है। पोस्ट सीज फायर भी जो है बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो है लगभग 400 पैलेस्टीनियन का जो है मारे गए हैं। अब उसमें देखिए कि जो 2023 में जब हमास के द्वारा जब हमला किया गया था फर्स्ट टाइम इजराइल के ऊपर, तो उसके रिटेलिएशन में क्या क्या हुआ है, तो देखिए लगभग 70 से 72 हज़ार जो है आपका लोग फलस्तीन के जो है मारे गए हैं। ठीक है, ये आपका गाजा का डाटा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वेस्ट बैंक में भी मारे गए। उसी तरीके से 1200 इजरायली भी मारे गए, और 90% से ऊपर जो है गाजा पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हुआ। आप देखेंगे होंगे किस तरीके से जो है रॉकेट लॉन्चर वगैरह लॉन्च किए गए, आप न्यूज़ टीवी हर जगह इन चीज़ों को देखे होंगे। तो लगभग 90% पॉपुलेशन, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट बैंक का जो इशू है वहाँ भी हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से सेटलमेंट बढ़ते चला जा रहा। लगभग 63 से ऊपर यूनिट जो है ये आपका रिसेंटली बढ़ा है, तो ये एक काउज का इशू है, ठीक है। वहाँ भी जो है उन चीज़ों को लेके वायलेंस जो है वो आपका होते रहता है। उसी तरीके से फतह और जो हमास के बीच जो है, फतह का जनरली कब्जा जो है आपको पता है कि वेस्ट बैंक पे है, और गाजा पर कब्जा जो है हमास का है। तो ये भी एक इशू है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। देखिए हुआ क्या कि इजराइल जब रिटेलिएट किया तो हर तरीके से ब्लॉकेड लगा दिया। एयर से कोई चीज़ आप सप्लाई नहीं कर सकते, शिप से कोई चीज़ सप्लाई नहीं कर सकते, बॉर्डर चारों तरफ चोक कर दिया गया। तो यानी खाने पीने चीज़ों का भी जो है डिस्टर्ब हुआ। वहाँ पर फ्लड आया हुआ था, तो जहाँ लोग रह रहे थे टेंट कैंप में वहाँ पर पानी भरा हुआ था। बहुत सारा लोग को स्किन डिजीज हुआ, ठीक है। खाने को दिक्कत हुआ, हॉस्पिटल स्कूल्स बहुत सारे चीज़ का डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहाँ पर देखने को आपको ही बड़ी मात्रा पर मिला। अब है कि इतने के बीच में अभी हो क्या रहा है, तो अभी जो है ना यूएस के द्वारा जो कुछ प्लान लाए गए हैं उसको कुछ को जो है पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गया है, और कुछ चीज़ों पर अभी सहमति नहीं बना है। तो पार्शियली जैसे इम्प्लाइन जो किया गया है कि पार्शियल जो है विड्रॉयल जो है आपका किया गया है फोर्स का, कुछ जो हॉस्टेज और प्रिजनर्स का एक्सचेंज जो है आपका किया गया है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन आप कह सकते हैं एड का फ्लो बढ़ा है जब से जो है आपका पीस प्लान आया है तब से, ठीक है। सिंबॉलिक जो है आपका हैंड ओवर कुछ वेपन जो है हमास के द्वारा किया गया। लेकिन इशू क्या है, देखिए इजराइल चाहता है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट करे आपका जो है हमास, यानी
हमास जो एक ग्रुप है या कोई अदर मिलिटेंट ग्रुप है वो कम्प्लीटली जो है डिसआर्मामेंट, मतलब उनके प्रयास किसी भी प्रकार का आर्म्स नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से हमास का कहना है कि गाजा से कम्प्लीटली विथड्रॉ करे जो है इजराइल, ये उनका है। तो इस पर अभी आप कह सकते हैं कि ये जो इस पर अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। साथ ही उसमें जो है एक चीज़ें और कही गई है प्लान में कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स जो है सालों भर रखा जाए, ठीक है। उसके बाद जो है एक फंड जो है यूएस लेड फंड हो, जो इतना जो आप कह सकते हैं डैमेज हुआ उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है चीज़ें आपका ताकि एड के रूप में उन चीज़ों को दिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों का देखिए प्रोस्पेक्टिव क्या क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं ये चीज़ हो रहा। देखिए इजराइल का प्रोस्पेक्टिव है कि सिक्योरिटी फर्स्ट, कहता है इजराइल का मानना है कि जब तक डिसआर्मामेंट नहीं होगा तब तक, और वो भी डिसआर्मामेंट मतलब वेरिएबल्स, ऐसा नहीं कि हमास के द्वारा कह दिया जाए, वहाँ उसका जो है एक न्यूट्रल बॉडी के द्वारा जो है उसका वेरिफिकेशन होते रहना चाहिए पीरियडिकली, ताकि वहाँ आर्म्स किसी प्रकार से ना रहे और हमारे या हमारी जो कंट्री मैन है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। और इजराइल का कहना कि एक परमानेंट जो है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रेजेंस जो है होना चाहिए। साथ ही जो है जो लाइन जो खींचा गया है उसको जो है आप कह सकते हैं कि उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो कहता है कि जिस जो 23 में जो घटना हुआ उसका किसी प्रकार से जो है रिपीट ना हो, इसके लिए पर्याप्त जो है कमेंट किया जाए। अब देखिए वही ओस्लो एकॉर्ड जो 90 आप कह सकते हैं 3 में जो हुआ, जिसमें 2 नेशन थ्योरी था, उसको उस समय इजराइल एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है नेथान्याहू वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सिंगल वन स्टेट थ्योरी की बात करते हैं। वही देखिए हमास का क्या कहना है। हमास का कहना कि मेरे लिए तो सोवरेनिटी फर्स्ट है, ठीक है, कि हमारे अब हम अगर सरेंडर कर दें और हमारा किसी प्रकार का फ्यूचर नहीं हो तो कंप्लीट जो है हमारा सरेंडर है, ठीक है। तो हमारे लिए हमारी जो संप्रभुता है वो सबसे पहले है। तो ये जो है हमास का कहना है। तो और सरेंडर को जो है वो उस तरीके से देखता है कि बिना किसी फीचर का जो है वो ये करना वो संभव नहीं है, और कहता है कि जो हमारा ग्रुप है उसका जो आत्मा है उससे मर जाएगा, ठीक है। कहता है कि हम जो रेसिस्टेंस है ये सालों साल से जो है उस तरीके से कर रहे हैं, और हमारा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी हमारा जो रूल होना चाहिए या रिफ्यूजी का जो राइट है वो नॉन नेगोशिएबल है, यानी हम जो है अपने स्टेट नेशन का निर्माण करेंगे। तो ये चीज़ें जो है दोनों के बीच आप दोनों का जो है आपको लगेगा, इसीलिए जो है एक प्लेटफॉर्म पर ले आना मुश्किल होता है इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट में ये है 1917 में हम लोग देखे थे कि बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से प्रोमिस किया गया था ज्यूस को कि उनको होमलैंड जो है दिया जाएगा, ठीक है। 1922 से 48 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा, जब उनसे स्थिति नहीं संभली तो यूएन को दिया गया, यूएन के द्वारा पार्टीशन प्लान लाया गया, और 1948 में इजराइल जो है इसको सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस के रूप में। जबकि जो है फिलिस्तीन में क्योंकि लगभग 7 लाख लोग फिलिस्तीन जो है रिफ्यूजी हो गए थे, एक्साइल हुए थे, इसलिए इसको नकबा के रूप में जानते हैं। 1967 में 6 डे वार भी हम लोग देखे, 93 में 2 नेशन स्टेट थ्योरी ओस्लो एकॉर्ड देखे, 2000 से 2005 सेकेंड इंटिफादा भी देखे हम लोग, और 2007 में हमास जो है टेक ओवर किया, ये भी हम लोग देखे गाजा का। ये 1947 का जो प्लान है और आर्मस्ट्रेस लाइन जिसको कि ग्रीन लाइन भी कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो है शॉर्ट में उस चीज़ को बताया गया कि किस तरीके से अटैक हुआ, कितने लोग जो है लगभग 1200 लोग मारे गए, कितने लोग को हॉस्टेज रखा गया, ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो इजराइल का था कि जो है हमको कम्प्लीटली जो है हमास को जो है डिस्ट्रॉय कर देना है। इसमें जो है मैसिव आपका एयर स्ट्राइक किया गया था। आपका जो है साथ ही जो है आप कह सकते हैं गाजा को तो सीज कर लिया गया चाहे चारों तरफ से जो है, तो ये जो है इसमें था। इसका लेकिन स्पिल ओवर क्या हुआ ना कि जो अन्य टेरर ग्रुप है जैसे हिजबुल्ला है ये भी एक्टिव हो गया। हिजबुल्ला आपको लेबनान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये एक्टिव हो गया। हौती जो है आपका येमेन वाले रीजन में है, वो सब भी एक्टिव हो गया रेड सी में, ठीक है। तो उसके कारण जो है अब डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि यूएन जो है हमेशा 2 नेशन जो है सॉल्यूशन के तरफ जो है मूव करता है, ठीक है। और जो है यूरोपियन स्टेट भी जो है पैलेस्टीन को 2025 में जो है रिकॉग्नाइज किए हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी जो ऑक्यूपेशन है उसको इलीगल ठहराते। ये कुछ मूवमेंट इंटरनेशनल स्तर पर हुआ, ये हम लोग डिटेल से शुरू में ही चर्चा किए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन के बारे में 3 तरीके का रास्ता है, ठीक है। आगे देखिए एक होता है यूएस जिस तरीके से प्लान दे रहा,
सेकंड 2 स्टेट सॉल्यूशन और एक है 1 स्टेट सॉल्यूशन। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, सबके पॉजिटिव सबके निगेटिव। देखिए, अगर हम लोग यूएस बैक्ड का जो गाजा पीस प्लान है अगर उसकी बात करेंगे तो वो उसमें आपका फोकस है कि तत्कालिक जो है इस्केलेशन नहीं हो, ठीक है, यानी कि वहाँ पर किसी तरीके से युद्ध और वो नहीं बढ़े, इस पर अधिक फोकस है। इसमें देखिए फोकस क्या है कि हमास जो है कम्प्लीटली जो है डिसआर्मामेंट करे, यानी उसके पास किसी प्रकार का आर्म्स ना रहे। फुल इजराइल जो है पूरा जो है वापस जाए गाजा से, और इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स रखे और यूएस लेड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड बने जो कि जो भी चीज़ें डैमेज हुआ है उसको बनाए, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या होता है? चैलेंज इसमें ये लगता है कि जो इजराइल का जो सिक्योरिटी डिमांड्स है उसके तरफ फिर आपको टिल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही जो है इसमें क्या होगा, जब ये चीज़ें नहीं होगा तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो है आप कह सकते हैं कि गाजा पर कंट्रोल बना हुआ रहेगा। अब डिसआर्मामेंट नहीं होगा तब तक ये कंट्रोल बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो और साथ ही जो सेटलमेंट का इशू है इसमें सोल्व नहीं हो रहा है, यानी वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट इजराइल के द्वारा किया जा रहा है उसको इसमें जो है उसमें आप कह सकते हैं कि एड्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो डीएस्केलेट हो सकता है गाजा, ठीक है, और ये चीज़ हो सकता है, और इसी तरीके का चीज़ जो है आपका वेस्ट बैंक में भी काम कर सकता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं ओस्लो अकॉर्ड में किस तरीके से जो है जो प्री 1967 का जो लाइन है उसके हिसाब से जो है चीज़ें रखा जाए और ईस्ट जेरूसलम को जो है कॉमन कैपिटल रखा जाए, ठीक है। तो ये जो हम लोग 2 स्टेट ओस्लो अकॉर्ड में जो हम लोग चर्चा किए थे उसको जो है, साथ ही जो रिफ्यूजी है उसको जो है जस्ट सॉल्यूशन दिया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनसेशन या लिमिटेड रिटर्न, ऐसा ना हो कि दुनिया भर से फिर से यहूदी आते रहे और फिर से वो डेमोग्राफी जो है पूरा चेंज होते रहे, ठीक है। और साथ ही जो जेरूसलम है वो इंटरनेशनल स्टेटस उसको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि देखिए 2 ही 3 आपका इशू इतना के बाद आपको समझ में आया होगा, जेरूसलम एक मेजर इशू है, ठीक है। तो वो उसको इंटरनेशनल जो भी बॉडी है वो उनके कंट्रोल में रहे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, तो ये सारी चीज़ें उसमें बात करता है। चैलेंज है कि लगभग 70,000 सेटलर्स हैं, यानी उतने लोग 7 लाख जो लोग हैं वो सेटल हो चुके हैं उस वेस्ट बैंक वाले रीजन में, ठीक है। तो ये एक इशू रहेगा, ठीक है। और फ़लस्तीन में क्या है ना, पॉलिटिकल डिवीजन है, एक जगह फतह है, एक जगह पे आपका हमास है। हमास जो है आपको रेडिकल ग्रुप्स है, इस्लामिस्ट है, आप कह सकते हैं फंडामेंटलिस्ट है, जबकि फतह जो है सेकुलर है, थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से जो है उसमें ये करता है। साथ ही इजराइल और हमास का जो है उसमें के बीच डीप डिस्ट्रस्ट है, यानी एक दूसरे पर भरोसा ही बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इस तरीके का चीज़ करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपको यूएस लेड प्लान प्लस जो है हम लोग सेकेंड जो आपका कह सकते हैं 2 नेशन थ्योरी में जो पॉजिटिव है निगेटिव है उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से चर्चा की है। कहने का मीनिंग है कि इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल से आपके बीच में कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जो रिलीजियस इशू है, जो कोर इशू हैं, जो वर्तमान इशू हैं, आप सभी इसको आप समझ रहे होंगे। आप यह जरूर हम उम्मीद करेंगे आप लोगों का कि इस वीडियो को देखने के बाद जो जुडाइज्म है, उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी इस्लाम के बीच डिफरेंसेस क्या है, जो जेरूसलम की जितने फेमस जो बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस जो भी बिल्डिंग्स हैं, अलास्का मॉस्क से लेके आपका डोम ऑफ द रॉक से लेके आपका वेस्टर्न वॉल, सारे चीज़ों का आपको डिटेल से जानकारी हो गया होगा और उन सारे चीज़ों को आप जो है समझ गए होंगे। आप किस तरीके से वर्ल्ड वार के दौरान चीज़ें हुआ वो समझ गए होंगे, किस तरीके से जियोनिज्म का जो आपका आप कह सकते हैं कि मूवमेंट हुआ वो आप समझ गए होंगे। आप यूनाइटेड नेशन का रोल समझ में आ गया होगा आपको। साथ ही किस तरीके से इजराइल जो है 1948 के बाद जो है 1967 का आप कह सकते हैं 60 बार हो, योम किप्पूर बार हो या ओस्लो अकॉर्ड के बाद हो, किस तरीके से जो है हमास और फतह के द्वारा जो है रिप्लाई किया गया है, किस तरीके से लास्ट में जो है अभी जो यहाँ तक आए हैं यूएस किस तरीके से लीड लेके दोनों का आप कह सकते हैं शांतिपूर्ण प्लान के बारे में लीड कर रहा है। तो यहाँ तक हम जरूर उम्मीद करेंगे कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको अच्छा लगता है इसको वीडियो को अगर आपको पसंद पड़ेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी नए टॉपिक के साथ, मोर डिटेल के साथ, किसी
आने दिन आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। किसी भी प्रकार का सलाह सजेशन अगर आप लोगों के को है तो ज़रूर जो है हम लोगों के पास शेयर कीजिएगा, तो ज़रूर आगे आने वाले वीडियो में उसको एकोमोडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।